हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अणुसंख्या गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है ना, हमें प्रकृति से कोई मतलब नहीं। किसकी प्रकृति? विलेय की प्रकृति। हमें बस किससे मतलब है? विलेय कणों की संख्या से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं। कैसे विलेय कणों की संख्या? तो मैं कहता हूँ कि एक बर्तन में मैं ले लेता हूँ 1 लीटर विलायक। क्या ले लिया? 1 लीटर विलायक। इसमें मैंने क्या घोल दिया? नमक। क्या घोल दिया? नमक। इसके कितने कण है? मैंने कहा कि चलो 10 कण है। क्या है? 10 कणों को मैंने घोल दिया 1 लीटर विलायक में। ये किला है 1 लीटर विलायक में। मैंने क्या कर दिया? घोल दिया। ठीक, फिर एक बर्तन और लिया। क्या लिया? 1 लीटर, उसमें भी विलायक ले लिया। क्या कर दिया? 1 लीटर, उसमें भी विलायक ले लिया। अब इसमें मैं क्या घोल दिया? यूरिया। ये क्या घोल दिया? यूरिया। यूरिया के भी 10 ही कण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10 कण ही होने चाहिए। 10 ही कण होने चाहिए। तो ये कहता है ना, ये जो गुणधर्म दिखाएगा, यानी जो इसमें गुणधर्म होगा, इस विलायक के निश्चित मात्रा में ये जो जितने कण घुले हैं, नमक है, तो नमक अलग प्रकृति है, यूरिया अलग प्रकृति है। ये दोनों क्या है? अलग अलग प्रकृति है, लेकिन इनमें जो गुणधर्म होगा समान होगा। इसे ही बोलते हैं हम लोग अणुसंख्या गुणधर्म। इसका मतलब वो कहता है ना कि विलायक के निश्चित मात्रा में, क्या चीज? इस विलायक के निश्चित मात्रा में घुले विलेय विलेय कणों की संख्या का गुणधर्म को, संख्या का, जैसे मान चलो कि अगर यहाँ पे वाष्प दाब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 10 बार। वाष्प दाब की मात्रा के बाद तो यहाँ भी कितना कम होगा? 10 बार ही कम होगा। यानी कि अणु संख्या डायरेक्टली अणुसंख्या गुणधर्म ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कणों की संख्या। कणों की संख्या यही हो जाएगा ना। यानी कि जितना हम कणों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही गुणधर्म भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो गुणधर्म घटेगा। अब अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होता है? पहला, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इस अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब होता है, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है? उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में, ये सब 9th में पढ़े हैं। क्वथनांक क्या होता है? हिमांक क्या होता है? हिमांक में क्या चीज? अवनमन। एक लास्ट होता है, अब बार बार उसे पूछा जाता है, ये है परासरण दाब। परासरण दाब। इन्हें बारी बारी करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब देखो लिखा है अपेक्षिक, यानी किसी से तुलना करना। तुलना किससे करेंगे? जो पहले होगा उसी से तुलना करेंगे। अवनमन मतलब होता है कमी, यानी कि इसमें कमी होगा। कमी कब होगा? पहले तो हम विलयन की बात करेंगे। चलो देखो, मान लो कि यहाँ पे हम ले लिए विलायक। यहाँ क्या ले लिए? विलायक। ठीक, क्या ले लिए? विलायक ले लिए। ये क्या ले लिया? ये सब विलायक है ना। ये क्या है? विलायक हमने ले लिया। अब सोचिए इसका वाष्प दाब जब जल था, चाहे जो भी हो, यानी कोई लिक्विड है, अब क्या हो रहा है? इसका वाष्प दाब रहा होगा, कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। मान लेते कि इसका वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट होगा। इसका वाष्प दाब शुरुआत में पी नॉट हो गया, ये विलायक का। और उसे मान लेते हैं P1 है, पहले से है P1। अब इसमें हम क्या मिला दे? विलेय। क्या मिला दे? विलेय। जैसे ही ठोस पदार्थ मिलाएंगे, और कौन सा विलेय? अवाष्पशील, यानी कि ठोस। क्या मिला दे? ठोस मिला दे। अब जैसे ही ठोस मिलाएंगे इसमें क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगा इसमें। ये सब क्या है? ठोस है। ये क्या है? ठोस है। सोचो, जैसे ही ठोस मिलाएंगे, जब अकेले था ज्यादा उड़ रहा था, और जब क्या करते बगल बगल में, जैसे तुम ही सोचो तुम्हारे घर में जब कोई नहीं हो, जहां मन करेगा तहां निकल लोगे, और जब मम्मी पापा आ जाए तो उड़ना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना।
उसी प्रकार ये अब ये ठोस क्या करेगा, उनको रोकेगा, नहीं तुमको नहीं जाना है, तो क्या करेगा, वाष्प दाब को कम कर देगा। वाष्प दाब क्या होगा, अब ये उड़ने नहीं देगा ना, जैसे ठोस है, मान के चलो इसमें मिट्टी घोल दे, अब केवल पानी था उड़ रहा था ज्यादा, अब इसमें क्या करते हैं, मिट्टी घोल दे, जब मिट्टी घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा कि नहीं, मिट्टी क्या होता है, अवाष्पशील होता है। चाहे नमक घोल दे तो क्या करेगा, उड़ने नहीं देगा, क्या करेगा, ये जो ये है ना, ये कम, ये इन सभी को क्या करेगा, बांध के रखेगा, तो कम उड़ेगा, जब कम उड़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि अवाष्पशील मिलाएंगे, ये क्या होगा, अवाष्पशील, अवाष्पशील होगा, और जब अवाष्पशील होगा तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो मान लेते हैं कि जब विलायक था, विलायक का वाष्प दाब शुरुआत में, अब हल करते हैं फार्मूला, विलायक मान लेते हैं क्या, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि विलायक क्या था, शुद्ध था, तो पी नॉट वन मान लेते हैं, और बिलियन में अब उसी विलायक का जब बिलियन बन गया, बिलियन क्या बन गया, बिलियन बन गया, तब वाष्प दाब मान लेते हैं कि P1 है। अब देखते हैं अंतर, डेल्टा क्या बोले थे कि जो P टोटल होगा, P टोटल होगा P1 प्लस P2 के बराबर होगा, यही बोला था ना डाल्टन कि P टोटल जो होगा P1 प्लस P2, और होते इसमें अवयव तो क्या करते हैं, जोड़ते जाते, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, दो अंगी विलयन की बात, यानी जिसमें दो अवयव हो, अब दो ही हम लेंगे P1 प्लस P2। अब देखो P2 का वाष्प दाब होगा क्या, ये P2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P2 क्या होगा, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, तो उसका वाष्प दाब कहां से आएगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि P2 बराबर जीरो, क्योंकि P2 बराबर जीरो। अब इसलिए क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर P1 होगा ना, क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर P1, या इसका मान देते हैं राउल्ट के अनुसार क्या होता है, P टोटल, इसका मान क्या हो जाता है, P1 नॉट x1, क्या हो जाता है, P1 नॉट x1, ये होता है ना P1 नॉट x1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब, क्या, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोलंश के समानुपाती होता है। देखो ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का प्रेशर P टोटल ना, अब ये किसके समानुपाती होगा, देखो ये क्या है, विलायक का मोलंश, कैसे पता चला, हमने क्या बोला है कि P1 जो होगा, ये जो पहले से है वो क्या है, 1 वाला है, अवयव नंबर 1 है, अब उसका जो भी चीज होगा वाष्प होगा तो P1, अगर मोलंश होगा तो x1, तो अब किसका ये लिए, विलायक का मोलंश, हम क्या कह सकते हैं, विलायक का, विलायक के मोलंश, किसके, विलायक के मोलंश के समानुपाती होगा, यानी कि हम P जब विलयन निकालेंगे तो जितना विलायक का मोलंश होगा उतना विलयन का वाष्प दाब होगा, या ये भी कह सकते हैं कि जो विलयन में वाष्प दाब हो रहा है वो विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होगा, यानी कि जितना विलायक, देखो ये क्या है, वाष्प दाब, जितना विलायक का वाष्प दाब बढ़ेगा उतना ही विलयन का वाष्प दाब होगा। देखिए अब ये इसी को हम आगे और हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, P टोटल बराबर P1 नॉट, अब देखो x1 का ये सूत्र होता है, एक x1 मोलर से जब पढ़ाए थे बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, हम x1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, x1 पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते, तो यहाँ पर रख दो 1 माइनस x2, ठीक, अब इसको अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P टोटल होगा कि नहीं, P टोटल, और क्या होगा ये P1 नॉट 1, फिर माइनस P नॉट 1 x2 होगा ना, यहाँ तक, ठीक। अब देखो P टोटल के बराबर अभी लाए हैं ये P1, तो P टोटल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 बराबर P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 x2, यही होगा। अब इसको क्या करें, इधर ला दें, क्या करें, इसको इधर ला दें, इसको इधर लेके चले जाए, तो ये जब इधर आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ना, ये जब इधर चला जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा इधर, इस वाले माइनस वाले को इसे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट x2 बराबर, ये क्या हो जाएगा P नॉट 1, ये वाला तो यहीं पे रहेगा, अब ये आके माइनस माइनस P1, क्योंकि इसका ये क्या होगा, अब देखो इससे क्या पता चलता है, इस वाले समीकरण से कि जो विलायक वाष्प दाब होगा विलयन में
वाष्प दाब से अधिक होगा। क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1 होगा। ठीक, और आगे हल करते हैं इसको। चलो यही पे हल कर लेते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 नॉट, क्या हो सकता है P1 नॉट, ये क्या हो जाएगा डेल्टा P1, क्योंकि अंतर ये है डेल्टा P1। ठीक, हो गया। अब इसको हम F2 बराबर निकालेंगे तो क्या हम इससे लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1, ये हमारा क्या है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा P1 क्या है, डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1, यही है वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अपेक्षित अपेक्षित अवनमन, यही है अवनमन, अपेक्षित अनुमान, यही है। अब आगे और हल करते हैं उस सवाल को। अब हमने क्या पता किया कि डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1 बराबर X2। X2 क्या है, विलेय का मोल अंश। X2 क्या है, विलेय का मोल अंश। X2 बराबर क्या है, X2 विलेय, विलेय का मोल अंश, ये क्या है, मोल अंश। अब सोचिए विलेय का मूल अंश कैसे पता चला, विलेय की मूलों की संख्या बटा विलयन का, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1। ठीक, अब X2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो N2, N क्या है, मोलों की संख्या, किसका मोलों की संख्या ऊपर रखा जाता है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका, फिर बटा में विलयन का, यानी N1 प्लस N2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे N1 से बहुत छोटा है ये N2, यानी मान चलो कि अगर N1 बराबर 100 है, N2 बराबर 0.001 है, तो इसको जोड़े या छोड़ दे कोई मतलब नहीं होता, इसको जोड़े या छोड़ दे, तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1, यहाँ पे N2 ऊपर है तो भाई लेना पड़ेगा, मजबूरी है, नीचे छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि N2 इज लेस देन N1, यानी बहुत छोटा है। क्या ये बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा है तो इसको जोड़े या छोड़ के कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम छोड़ दिए। अब ये N क्या है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटा में मोलद्रव्यमान। तो मान लेते हैं ये डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1, अब इसका क्या लिखेंगे, W2, ये क्या है द्रव्यमान, फिर इसका मोलर द्रव्यमान मान लेते हैं M2 है। ठीक, अब बटा में अब इसका W1, इसका मोलर द्रव्यमान W1, अब ये क्या होगा, ऊपर उठ के आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, निकाल ही सकते हैं हम, डेल्टा P1 बटा में P नॉट 1 बराबर, अब ये वाला क्या होगा, हम ये वाला क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे W2 गुणे M1 बटा में, ये वाला इसमें की गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, M2 गुणे W1, ये हमारा सूत्र बन गया। एक नया सूत्र, अगर हमसे सब ये दिया हो, मान द्रव्यमान दिया हो, मोल द्रव्यमान दिया हो, तो हम डायरेक्ट इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बनता रहते बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसमें से किसको घटाएं, किसमें से किसको घटाएं। तो अभी मैंने लिखवाया था कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन में जो वाष्प दाब से होता है उससे अधिक होता है। जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि जैसे ही ठोस पदार्थ मिलाएंगे वाष्प दाब घट जाएगा।